पिछले 48 घंटों में पश्चिमी एशिया ने वो देख लिया है जिसका डर किसी को था। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये हमला सिर्फ कोई सीमित एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि इसने तेहरान के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको निशाना बनाया। जिन खबरों की पुष्टि हो रही है उनके मुताबिक ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खोमेनी और उनके परिवार के कई सदस्य इस हमले में मारे जा चुके हैं। इसके जवाब में ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए हैं। तो वहीं पे बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया है ईरान ने। यानी पूरा क्षेत्र एक बार फिर से एक युद्ध की चपेट में आ चुका है। सवाल उठता है कि आखिर ये जंग क्यों हुई? इजराइल क्यों ईरान पर टूट पड़ा? ईरान पूरे जो अरब हैं उन पर क्यों हमला कर रहा है? और इस पूरे घमासान में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि भारत का इसमें रोल क्या है? और हम इसके साथ ही ये बात करेंगे कि क्या भारत को करना चाहिए। इसीलिए इस पूरे मामले को बिल्कुल रिसर्च और अच्छे अंदाज में हम आपके सामने इसको समझाने की बिल्कुल पेशकश करेंगे। देखिए, ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई आजकल की नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ये टकराव चलता आ रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो एक लंबी डिप्लोमेटिक असफलता और बढ़ते अविश्वास का एक तरीके से नतीजा कह सकते हैं। असली वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। पिछले कुछ सालों में ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट के मामले में जबरदस्त प्रगति की है। इजराइल के लिए ये एक तरीके से अस्तित्व का संकट अपन कह सकते हैं। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हो गया तो वह सबसे पहले इजराइल पर अटैक करेगा, मनमानी कर सकता है और किसी भी समय ईरान हमला कर सकता है इजराइल पे, ऐसा उसका मानना है। इजराइल के भारत में राजदूत रोबेन आजर ने साफ कहा है, हम अपने क्षेत्र में उत्तर कोरिया जैसी स्थिति नहीं चाहते जहां एक तानाशाह के पास परमाणु हथियार हो और वो दुनिया को धमका रहा हो। यानी इजराइल का तर्क है उसने ये हमला आत्मरक्षा में किया है और ईरान को परमाणु प्रेरणा है उसे मिलने के लिए, वो रोकने के लिए ये सब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी है, एक ही हल इसका चाह रहा है। ओमान और जनेवे में अमेरिका और ईरान की जो बातचीत चल रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत कहीं नहीं हो पाई। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म कर दे, जबकि ईरान सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट जारी रखने की जिद पर अड़ा था। जब डिप्लोमेसी फेल हुई तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिलिट्री ऑप्शन चुना। विश्लेषकों का मानना है कि बातचीत सिर्फ एक की जो थी वो पहले से ही कर रखी थी अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है और ये बिल्कुल हुआ है। पिछले साल जब जून 2025 में भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था जो लगभग 12 दिन चला था। उस समय हमला सिर्फ परमाणु जो उनके केंद्र थे वहां पे किया गया था, लेकिन इस बार जो हमला है वो बिल्कुल अलग अलग जगह पे किया जा रहा है। पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद करने की ये कोशिश कर रहा है इजराइल और अमेरिका। इस बार का ऑपरेशन इजराइल को रोअरिंग लायन और अमेरिका का एपिक फ्यूरी कहलाता है। ये हमला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये डीकैपिटेशन अटैक था, यानी नेतृत्व को खत्म करने का एक तरीके से पूरा हमला था। अमेरिका की नज़र अब सिर्फ परमाणु बम को रोकने पर नहीं है, बल्कि एक तरीके से राजनीतिक बदलाव यानी रिजीम चेंज करने की कोशिश है। ईरान में पिछले कुछ महीनों में भयंकर आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका और इजराइल को लगता है कि अगर खोमेनी जैसे कट्टर नेता अगर हट जाते हैं या किसी तरीके से कमजोर पड़ जाते हैं तो शायद ईरान का रुख बदल सकता है अमेरिका और इजराइल के प्रति। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से रिजीम चेंज हो। ईरान दूसरे देशों पर इतना क्यों हमला कर रहा है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से ये हमला हुआ है तब से ईरान इधर उधर के देशों पर भी हमला करने में पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने अपने जवाबी हमले में सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि बहरीन भी है, इसमें कतर भी है, यूएई भी है और सऊदी अरब है। इसमें जो अमेरिका के ठिकाने हैं वहां पे निशाना बना है। अब सवाल ये उठता है कि वह इन देशों पर हमला आखिर कर क्यों रहा है जिनसे उसका सीधा कोई विवाद ही नहीं है। इसकी वजह है ईरान की रणनीति जिसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस। ईरान ने सालों
से ये सोचकर अपनी सेना बनाई है कि जंग उसकी सरजमी पर न लड़ी जाए बल्कि दुश्मन के इलाके में लड़ी जाए। उसने लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में ह्यूती, सीरिया और इराक में मिलिशिया बना दी रखी है। जब उस पर हमला होता है तो वो अपने जो प्रॉक्सी, जो सहयोगी हैं, उनके जरिए दुश्मन के सहयोगियों पर हमला करता है ताकि उस पर दबाव बन सके। इसके अलावा ईरान चाहता है कि इन अरब देशों को यह एहसास हो कि अमेरिका के साथ खड़े रहने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर वह डर गए और अमेरिका अपने ठिकाने इस्तेमाल करने से रोक दिया तो ईरान को राहत मिलेगी। लेकिन अभी तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका के साथ बिल्कुल देने से ऐलान कर दिया और वो तो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मिलके ईरान को नुकसान पहुंचाए। अब आगे क्या होने की संभावना है, इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और क्या भारत पर इसका असर होने वाला है। ये जंग जब सिर्फ 2 देशों में नहीं रही, यह पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। ईरान का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने 2 एयर कैरियर उतार दिए हैं। अगर ये संघर्ष लंबा चला तो दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सबसे अहम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन, वो बंद हो सकता है जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा सा असर भारत जैसे देशों पर जरूर पड़ेगा जो अपने 60% से ज़्यादा तेल को अपनी ज़रूरतों के लिए आयात करते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं कि इसमें भारत की क्या स्थिति होने वाली है। भारत के सामने बड़ी चुनौती है अपनी विदेश नीति को संतुलित करना। एक तरफ इजराइल है जो हमारी बहुत करीबी है, हमको ड्रोन्स देता है, हमको हथियार देता है और हर एक विवाद में जब हमारा पाकिस्तान से होता है तो वो हमारे साथ खड़ा रहता है बिना किसी शर्त के। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ईरान है जो हमारे लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, जो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे लिए तेल उपलब्ध कराता है और ऊर्जा उपलब्ध कराता है। और उसने जो अफगान मामला था उसमें भी भारत का सहयोग किया था। वहीं अगर अपन बात कर दें तो शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो सरकार पर निशाना बांधते हुए ये कहा है कि ईरान भारत का दोस्त था जिसने कश्मीर मुद्दे पर हमारा साथ दिया और हमें सस्ता तेल दिया। सरकार ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन सरकार ने अब तक क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान, इजराइल और यूएई, कतर, बहरीन जैसे देशों के लिए समीक्षकों से बात की है। अब इसमें भारत का क्या रुख हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। भारत ने अब तक कोई एक पक्ष नहीं लिया है। उसकी कोशिश ये है कि वो रणनीति स्वायत्तता रखे, यानी ऑटोनॉमी रखे खुद के ऊपर, और वो बना ये सोचे, यानी किसी के साथ खड़े होकर दूसरे देश दुश्मन नहीं बोल ले सकते। अगर वो ईरान के साथ जाता है तो इजराइल का दुश्मन और इजराइल के साथ जाता है तो ईरान का दुश्मन। हालांकि मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले इजराइल से आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इजराइल के पूरी तरीके से साथ है। इजराइल के साथ यानी हम पिछले साल हुए हमले की आलोचना भी नहीं की है और इस बार भी नहीं की है, बल्कि नेतन्याहू से बात करके संयम बरतने की अपील की है। बात करें ईरान के साथ की तो हमने हमले की निंदा तो नहीं की, लेकिन हालात पर चिंता जरूर जताई है। क्षेत्रीय देशों के साथ बात करके ये सुनिश्चित किया है कि वहां रहने वाले भारतीय सुरक्षित रहे। अब आपका स्टैंड हो सकता है कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, भारत के जो सामने है वो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली की बात करें तो अपने नागरिकों की सुरक्षा, वो सबसे पहले है। अभी भी हजारों भारतीय ईरान में फंसे हैं और इजराइल में भी है। उन्हें निकालना या फिर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही भारत की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा है अर्थव्यवस्था। युद्ध अगर लंबा चला तो तेल के जो दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। आपको भी पता है कि इनमें उछाल कितना देखने को मिलेगा। इससे भारत में महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा और जो विकास दर है वह बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। तीसरा है जो रणनीति संतुलन। भारत को न तो इजराइल अमेरिका की गुट से दूरी बनानी है और न ही ईरान को पूरी तरीके से होना है। ये बहुत बड़ी बात है कि उसको दोनों तरफ ही संतुलन बना के रखना है, क्योंकि संतुलन ही हर एक युद्ध की कुंजी हो सकती है। और ज़्यादातर उनको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए किसी न तरीके से इन देशों के बीच में स्थिरता लाई जाए और मध्यस्थता करवाई जाए, क्योंकि कभी भी युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। भारत को रोल लेना चाहिए मध्यस्थता में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी दोनों पक्षों से दोस्ताना संबंध है। हम रूस यूक्रेन युद्ध में भी तटस्थ रहे हैं और शांति की वकालत की है।
यहाँ भी भारत को आगे आकर भारत जो बातचीत है उसकी पहल करनी चाहिए। हालांकि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि फौरन युद्ध विराम करवाना लगभग असंभव सा लग रहा है। आपकी क्या राय है इसमें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।